नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल दोस्त सर पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे CTET के बारे में। CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अंत तक देखिए। CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। पहले देखिए कुछ प्रमुख तिथियां यानी कि कौन सी इम्पोर्टेंट्स डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। ऑनलाइन आवेदन की अवधि। ऑनलाइन आवेदन, जैसा कि आप जानते हैं, ऑनलाइन आवेदन 17 सितंबर 2024 से शुरू हो गया है और इसकी अंतिम तिथि है 16 अक्टूबर 2024, यानी 16 अगले महीने की 16 तारीख तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं CTET के लिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, जैसे मैंने बताया, अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2024, यानी कि रात 12 बजे से पहले आपको ऑनलाइन आवेदन जमा कर देना है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 16 अक्टूबर 2024 है। ठीक है, आप अक्सर देखते हैं विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम तिथि के 1-2 दिन बाद तक भी शुल्क जमा कर सकते हैं, किंतु इसमें शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दोनों एक ही है, तो इस बात पे जरूर ध्यान रखिएगा। परीक्षा की तिथि है 15 दिसंबर 2024। 15 दिसंबर 2024 को इसकी परीक्षा होगी। ऑफिशियल वेबसाइट है https://tet.nic.in। ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप अपने आवेदन को कर सकते हैं। कुछ ये प्रमुख तिथियाँ थी, ध्यान से देख लीजिएगा इनके। अगर आप पात्र हैं तो ज़रूर आवेदन करिए। परिचय, CTET है क्या, CTET क्यों लाई गई सरकार के द्वारा, हम इसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे, फिर बाकी विषयों पर चर्चा करेंगे। RTE अधिनियम, यानी RTE अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के माध्यम से, जिसे बाद में समय समय पर संशोधित किया गया। CTET की अधिसूचना कब आई थी? 23 अगस्त 2010 को। इसमें बाद में समय समय परिवर्तन होता रहा, जैसे कि CTET की वैधता क्या है, इसमें कौन कौन लोग बैठ सकते, इसमें समय समय परिवर्तन होता रहा, लेकिन प्रथम बार अधिसूचना आई थी 23 अगस्त 2010। कक्षा 1 से कक्षा 8 के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए, पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। देखिए, जब ये CTET की अधिसूचना आई तो इसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को शिक्षक के रूप में सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, तो उसकी नियुक्ति में, मतलब आप शिक्षक के तौर पर नियुक्त होने के लिए पात्र हैं, उसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है, ये उस अधिसूचना में निर्धारित की गई। अन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान किया गया कि RTE अधिनियम की धारा 2 के खंड N में निर्दिष्ट किसी भी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए प्राप्त होने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यक योग्यताओं में से एक यह है कि उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा TET उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसे NCTE द्वारा तैयार दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। देखिए समझिएगा, 2010 में 23 अगस्त 2010 में CTET की अधिसूचना आई, तो उसमें अधिसूचना में था कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी क्या न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। उसके साथ ये भी किया गया कि उस राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो स्कूल निर्देशित थे, जो विद्यालय थे, उसमें से अगर उसमें आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बाकी योग्यताएं, बाकी पात्रताएं या बाकी आपकी जो एजुकेशन है उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि आप TET उत्तीर्ण हो, जिसे NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के जो दिशा निर्देश हैं उसे उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित किया। जैसे आपको पता है कि CTET एक केंद्रीय
टीचर एलिजिबिलिटी यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी से वैसे हर स्टेट के अपनी एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। आप जिस स्टेट में हैं वहाँ पे भी एक स्टेट गवर्नमेंट के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उनका, लेकिन उसके जो मानक होते हैं वो एनसीटी द्वारा जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार तैयार किए जाते हैं। तो ये एक 23 अगस्त 2010 में एक ये प्रावधान किया, अधिसूचना जारी की गई कि बाकी योग्यताएं भी चाहिए और उस व्यक्ति को टीटी भी उत्तीर्ण होना चाहिए, वो चाहे वो सेंट्रल टीटी हो या स्टेट की टीटी हो। अगर वो सेंट्रल टीटी है तो वो सेंट्रल टीटी जो है जिन स्कूलों में उपयुक्त होती है वहाँ पे वो शिक्षण कर सकता है, और अगर स्टेट टीटी तो स्टेट टीटी जिस स्कूलों में उपयुक्त होती है वहाँ पे वो शिक्षण काम कर सकता है। यानी कि आपको शिक्षक के रूप में सेवाएं देने के लिए टीटी उत्तीर्ण करना, चाहे आप सेंट्रल टीटी उत्तीर्ण करें या स्टेट टीटी उत्तीर्ण करें। उसके दिशा निर्देश कौन देता है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। उद्देश्य क्या था? सीटीटी लाने के उद्देश्य क्या था? देखिए, किसी भी चीज़ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आप जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो उसका उद्देश्य रखना बहुत जरूरी है कि हम ये कार्य किस उद्देश्य से कर रहे हैं। शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो किस उद्देश्य से कर रहे हैं। तो उसी तरह सीटीटी लाने का भी उद्देश्य थे। किसी व्यक्ति के शिक्षक रूप में नियुक्ति के लिए प्राप्त होने हेतु न्यूनतम योग्यता के रूप में टीटी को शामिल करने के मुख्य उद्देश्य निम्न है। आप समझिए, किसी व्यक्ति के शिक्षक रूप में देखिए उसको जो शैक्षिक योग्यता हासिल करनी हो तो होंगी, उसके बाद उसको टीटी पास करना होगा। तो उसके लिए क्या उद्देश्य था? क्योंकि उसने शैक्षिक योग्यता तो हासिल कर ली है, पहले आप शैक्षिक योग्यता हासिल करके शिक्षक बन जाते थे, पर टीटी को शामिल करने के उद्देश्य क्या थे? क्या उद्देश्य थे वो देखिए। यह भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानक को बेंचमार्क लाएगा। देखिए, हर स्टेट सरकार के अपने एक अलग मानक होते हैं, उनका एक अलग परिदृश्य होता है, उनके विद्यालय की गुणवत्ता अलग होती है। तो जब यह अधिसूचना आई तो ये किया गया कि शिक्षक गुणवत्ता मतलब या आप किसी भी स्टेट में शिक्षक हो तो उसकी गुणवत्ता एक राष्ट्रीय मानक के अनुसार हो, एक बेंचमार्क स्थापित करेगा कि ये इतना न्यूनतम उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। दूसरा, यह शिक्षा संस्थानों और इन संस्थानों के छात्रों को उनके प्रदर्शन मानकों में सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा। देखिए, आप सीटीटी देंगे तो शिक्षक तो प्रेरित होगा, मतलब शिक्षक तो प्रेरित होगा, उसको सीटीटी करना ही करना है। लेकिन शिक्षा संस्थानों में जब सीटीटी के प्राप्त शिक्षक होंगे तो शिक्षा संस्थानों में एक कंपटीशन होगा कि हमारे पास अच्छे शिक्षक आएँ, और छात्रों को भी लगेगा कि नहीं, हमारे प्रदर्शन में सुधार होना चाहिए। यह सभी हितधारकों को एक सकारात्मक संदेश भेजे कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर देती है। जो मुख्य उद्देश्य तो यही था कि जितने भी हितधारक हों, चाहे वो स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो या शिक्षक हो या शिक्षा संस्थान हो या आम जनता हो, उनको लगना चाहिए कि सरकार शिक्षकों की गुणवत्ता पर, क्योंकि अगर शिक्षक ही गुणवान नहीं होंगे तो अच्छी शिक्षा नहीं प्रदान होगी। क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके गोद में विनाश और निर्माण दोनों पलते हैं, विनाश और निर्माण दोनों पलते हैं। तो अगर शिक्षक की गुणवत्ता ही कम होगी तो हमें शिक्षा ही कम गुणवत्ता की मिलेगी। तो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स, जो मानव संसाधन ही उतना उन्नत किस्म की नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास शिक्षक की वो गुणवत्ता ही नहीं है कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक अच्छा मानव संसाधन तैयार करके दें। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली को सौंपी है। देखिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सीटीटी को जो आयोजित करने की जो जिम्मेदारी है वो सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, दिल्ली को सौंपी है। यानी कि जो इसको आयोजित करता है वो कौन करता है? सीबीएसई करता है। अब परीक्षा का कार्यक्रम देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने ये परीक्षा कार्यक्रम पहले क्यों लगाया है। परीक्षा की तारीख है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को दोनों पेपर होंगे, 2 पालियों में पेपर होंगे, सुबह और शाम। सुबह की पाली का वक्त है 9:30 से 12 बजे तक, यानी 2.5 घंटे अवधि का पेपर होगा। और शाम की पाली का समय है 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, ये भी 2.5 घंटे होगा। आप ध्यान दीजिएगा, पेपर सेकंड जो होगा वो सुबह होगा, सुबह की शिफ्ट में होगा, और पेपर फर्स्ट जो है वो शाम की शिफ्ट में होगा। एक जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है, यदि किसी शहर में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक तो परीक्षा 14 दिसंबर को भी हो सकती है। तो आप
ये मानिए कि अगर आपके शहर में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है तो आपको पेपर 14 दिसंबर को भी देना पड़ सकता है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा की तारीख या तो 14 दिसंबर हो सकती है या 15 दिसंबर हो सकती है। अगर अभ्यर्थी कम है तो आपको 15 दिसंबर में इन 2 पालियों में पेपर देना पड़ेगा। अगर अभ्यर्थी ज़्यादा है तो 14 दिसंबर को भी देना पड़ सकता है, पर पेपर का जो शेड्यूल होगा वो सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब पेपर 1 और पेपर 2 क्या है? देखिए, पात्रता पे ध्यान दीजिएगा तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में अंतर पता चल जाएगा। CTT पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, जबकि पेपर 2 उन लोगों के लिए जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने ये यहाँ पे शेड्यूल पहले क्यों रखा, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा पेपर 1 और पेपर 2 क्या है तब तक आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। पेपर 1 यानी कि 1 मिनट, ये पेपर 1 जो बाद में हो रहा है, आम परीक्षाओं में एक ही चयन परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 पहले होता है, पेपर 1 बाद में होता है। पर ये 2 चयन परीक्षा नहीं, पात्रता परीक्षा और 2 अलग अलग पेपर हैं। एक ही परीक्षा के अंतर्गत आता है पर ये 2 अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैं। इसलिए पेपर 2 पहले हो रहा, पेपर 1 पहले, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप इस पे जाइएगा कि अगर आपको कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाना है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाना है तो आपको पेपर 1 देना पड़ेगा, और अगर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ाना है तो पेपर 2 देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप दोनों में पढ़ाना चाहते हो तो आपको दोनों पेपर देने होंगे। ये नहीं है कि आप पेपर 1 दे दें या पेपर 2 दे दें तो आप पेपर 1 भी पास कर लेंगे। अगर आपको दोनों में पढ़ाना है तो आपको दोनों पेपर देने पड़ेंगे। यानी अगर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर देने होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर पेपर 1 आप देते हैं तो आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य होते हैं, और अगर पेपर 2 ही सिर्फ देते हैं तो आप कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर पेपर 2 आपने दिया तो ये नहीं कि आप पेपर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ा सकते हैं। अगर आपको दोनों कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक पढ़ाना है तो आपको दोनों पेपर देने होंगे। तो आप देख लीजिएगा कि आपकी आवश्यकता क्या है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पात्रता की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, समझिएगा। पेपर 1 की पात्रता अलग है, पेपर 2 की पात्रता अलग है। पेपर 1 की ऐसा नहीं है कि आप पेपर 2 की पात्रता अगर ले लेंगे तो आप पेपर 1 भी दे सकते हैं, नहीं। अगर आपके पास पेपर 1 की पात्रता तभी आप पेपर 1 दे सकते हैं, अगर पेपर 2 की पात्रता तभी आप पेपर 2 दे सकते हैं। बुनियादी आवश्यकताओं में 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करना और कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक पूरा करना है। बुनियादी आवश्यकताएं यानी कि चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो, चाहे पेपर 2 दे रहे हो, चाहे दोनों ही दे रहे हो, तो आपको कक्षा 12वीं तो पास करनी ही करनी होती है, और कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक पूरा करना है। यानी कि ये जो बुनियादी है, ये इन रिस्पेक्टिव ऑफ पेपर्स, चाहे पेपर 1 दे, चाहे पेपर 2 दे, चाहे दोनों दे, आपको इतनी तो पात्रता या इतनी तो योग्यता हासिल करनी ही पड़ेगी। अब देखिए CTT पात्रता 2024 पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के लिए पहली पात्रता क्या है? कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष उत्तीर्ण तथा एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होना अथवा उत्तीर्ण होना। पहली योग्यता क्या है? अगर आप ये आपके पास ये योग्यता है तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। पहली है कि 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण तथा एलिमेंट्री एजुकेशन से डीलेट भी कहते हैं में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष। अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तब भी आप दे सकते हैं, और उत्तीर्ण हो चुके हैं तब भी आप दे सकते हैं। दूसरी क्या है? अथवा। देखिए अथवा लिखा है, यानी कि ये नहीं कि आप में चारों लेनी है, आपको चारों लेनी है, आपको एक लेनी है, इनमें से इन चारों में से कोई एक। अथवा लिखिए। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ माध्यमिक या इसके समकक्ष उत्तीर्ण और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण उपस्थित होना।
पहली क्या योग्यता है? कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा, या तो अपेयरिंग हो या आप पास हो चुके हैं। दूसरे में क्या है कि 45% अंकों के साथ माध्यमिक पास किया हो आपने और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित, यानी या तो डिप्लोमा इन एजुकेशन जो प्रारंभिक शिक्षा में है उसमें या तो आप अपेयरिंग हो या फिर पास हो। तीसरा क्या है? कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष उत्तीर्ण और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना। विशेष एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन नहीं, डिप्लोमा इन एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा में देखिए दूसरे पॉइंट में क्या था कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा इन एजुकेशन, इसमें क्या है? डिप्लोमा इन एजुकेशन है, कंफ्यूज मत होइए, इसमें डिप्लोमा इन एजुकेशन है। तो आप 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण हुई और शिक्षा में 2 वर्षीय एजुकेशन में डिप्लोमा इन एजुकेशन में 2 वर्ष के, या तो आप अपेयरिंग हो या उत्तीर्ण हो, या तो अपेयरिंग हो या पास्ड हो, यानी या तो आप अंतिम वर्ष में हो या फिर आप पास हो चुके हैं। और अंतिम क्या है? जिन अभ्यर्थियों के पास कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो या 50% साथ ग्रेजुएशन हो, तो ये तो आपको पात्रता लेनी ही लेनी, ये आपकी योग्यता या इतना आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी ही होनी। इन चारों में से कोई भी अगर आप चीज़ें करते हैं, कोई भी चीज़ आपके पास है, तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए पेपर 2 के लिए, क्योंकि ये बड़ी कक्षाओं के लिए है 660 के लिए, तो इसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी। पहली एलिजिबिलिटी है कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष उत्तीर्ण 4 वर्षीय बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएड, बीए, बीएससी एड या बीएड या बीएससी एड। पहली क्या है? 50% अंकों के साथ या तो सीनियर सेकेंडरी या तो नहीं सॉरी 50% अंकों के साथ आपने सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण की है, पास किया हो, और 4 वर्षीय एलिमेंट्री एजुकेशन आपने पास किया हो। यहाँ पे पास है, यहाँ पे पास है। वहाँ पे क्या था? आपको अपेयरिंग और पास था, यहाँ पे आपको पास है, यानी आप उत्तीर्ण कर चुके हो। दूसरी क्या है? कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बैचलर इन एजुकेशन बीएड विशेष में उत्तीर्ण होते। 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन हो और 1 वर्षीय बैचलर इन एजुकेशन बीएड या बीएड विशेष में उत्तीर्ण या पास, उत्तीर्ण या अपेयरिंग पास्ड हो या अपेयरिंग हो। पहले वाले में आपको पास्ड है, दूसरे वाले में अपेयरिंग और पास्ड दोनों में कोई अगर आप हैं, या अपेयरिंग मतलब आप उस वर्ष अंतिम वर्ष में हैं, यानी कि जब आपका 2025 में आप उस चीज़ को उत्तीर्ण कर लें। एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड कार्यक्रम उत्तीर्ण कोई भी अभ्यर्थी टीटी सीटी में बैठने में, देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपने बीएड उत्तीर्ण कर रखा है, अगर आपने बीएड उत्तीर्ण कर रखा है तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड होता है। तो अगर आपने एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बीएड कार्यक्रम को आपने पास कर रखा है, तो आप टीटी या सीटीटी में, टीटी यानी जो स्टेट टीटी होती है, सीटीटी यानी सेंट्रल टीटी के में बैठने के पात्र हैं, अथवा न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन उम्मीदवार और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड। आपने 3 पढ़ लिए, चौथी देखिए, चौथी क्या कह रहा है कि आपके पास 55% अंक हों पोस्ट ग्रेजुएशन में और 3 वर्ष का बीएड एमएड का आपके पास डिप्लोमा हो, तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। आरक्षण इस पे बड़ा, देखिए हमारे देश में आरक्षण बहुत डिबेट चलती है, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। सीटीटी कोई चयन परीक्षा नहीं है, अपितु पात्रता परीक्षा है, चयन परीक्षा नहीं है। मतलब आप इसके माध्यम से किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं या किसी सरकारी पद को या किसी पद को आप भर नहीं रहे, तो इसमें सीटों की या पदों की संख्या निश्चित नहीं है। ये पात्रता परीक्षा है, यानी कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अर्थात अगर इसमें 100 बच्चे बैठते हैं
तो वो 100 बच्चे भी इस पात्रता को ग्रहण कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? चयन परीक्षा में क्या होता है, चाहे वो किसी विद्यालय में एडमिशन के लिए हो या फिर किसी पद को भरने के लिए हो, कि उसमें एक निश्चित संख्या निहित रहती है कि हमें 10 सीटों के लिए या 10 पदों के लिए हमें भर्ती करनी है। तो वहाँ पे जब संख्या निश्चित हो जाती है तो हमारे संविधान में प्राप्त आरक्षण के हिसाब से विभिन्न वर्गों को उस सीटों में आरक्षण दिया जाता है। लेकिन ये पात्रता परीक्षा, यहाँ सीटों की कोई संख्या निश्चित नहीं है। अगर 100 बच्चे बैठते हैं या 1000 बच्चे बैठते हैं तो वो 1000 बच्चे भी मिनिमम जो अंक है अगर वो प्राप्त करते हैं तो वो एलिजिबिलिटी प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इसमें सीटों का कोई आरक्षण नहीं है। ये चयन परीक्षा नहीं है, ये पात्रता परीक्षा है। इसमें बैठने वाला हर व्यक्ति पात्रता ग्रहण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, अगर वो मिनिमम परसेंटेज लेके आए। चयन परीक्षा में अगर 10 हैं तो 10 बच्चे में अगर 2 सीटें हैं तो जो हायर मेरिट के 2 बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पर पात्रता परीक्षा में ऐसा नहीं है। अगर पात्रता परीक्षा कहता है कि 50% अंक लाने वाले बच्चे पात्र हो जाएंगे और 10 बच्चे 50% अंक लेके आते हैं तो वो पात्र माने जाएंगे। इसलिए इसमें सीटों कोई आरक्षण नहीं है। लेकिन आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 5% की छूट दी जाती है। आप 5% की छूट क्या है ये देखिएगा। 5% की छूट क्या है? उदाहरण के तौर पर यदि समान श्रेणी के लिए परीक्षा में 60% अंक लाने वाले उम्मीदवारों को योग्य माना जाएगा तो आरक्षित वर्ग के लिए सीमा 55 है। 5% की छूट क्या मिली? अगर समान श्रेणी में 60% अंक लेके आए, समान श्रेणी वाले 60% यानी 100 में 60 नंबर वाले समान श्रेणी में हैं तो आप योग्य माने जाओगे। लेकिन अगर आप आरक्षित बन गए तो आप 55% अंक लाके योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझिएगा कि आप किस श्रेणी में आते हैं और आपको कितने % अंक लाने हैं। ये एक मैंने उदाहरण के तौर पर माना है। ठीक है, अब क्या है, एक नोटिफिकेशन या इम्पोर्टेंट बात कि सभी उपस्थित उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी बात यह है कि गलत प्रयास किए गए प्रश्नों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। यानी इस पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात कि इस पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए जब भी आप इस पेपर को जाएं तो आप सभी प्रश्नों को उत्तर दें, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव, किसी भी गलत अंक के लिए आपको कोई भी नंबर नहीं कटेगा। अब परीक्षा शुल्क देखते हैं कि पेपर के लिए आपको फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। अगर आप समान और ओबीसी वर्ग में आते हैं और दोनों में से कोई एक पेपर है, या पेपर 1 या पेपर 2 देते हैं तो आपको 1000 रुपये, और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, ST ST दिव्यांग हैं, तो आपको 500 रुपये। ये एक पेपर, चाहे आप पेपर 1 दें चाहे पेपर 2 दें, तब आपको 1000 और 500 रुपये लें। लेकिन यदि आप दोनों पेपर देना चाहते हैं, दोनों पेपर यानी कि आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं, तो समान ओबीसी वर्ग के लिए 1200, और अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं तो 500 रुपये, 600 रुपये। ठीक है, पेपर 1 या पेपर 2 में समान ओबीसी के लिए 1000 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये। दोनों पेपर के लिए समान वर्ग 1200 रुपये और आरक्षित वर्ग 600 रुपये। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम सभी को ध्यान में रखनी जब हम फॉर्म भरने जाएं, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपनी एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में एक बात है जो कहती है कि सुधार के लिए आपको अवसर प्राप्त नहीं होगा। पढ़िए, परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी के विवरण में कोई परिवर्तन संपादन नहीं किया जा सकेगा। यानी एक बार आपने फॉर्म भर दिया, आपने फीस जमा कर दी, तो अगर विवरण में आपसे कोई गलती हो गई तो आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। हालांकि
विवरण में सुधार की सुविधा परीक्षा शहर को छोड़कर मतलब निर्दिष्ट अवधि के दौरान पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसे CTT की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा। देखिए इस बात को ध्यान से समझिएगा कि आपने फॉर्म भरा, आपने फ़ीस पे कर दी, फिर जब आपने प्रिंट आउट निकाला तो आपको लगा कि मैंने कुछ गलत या अपनी कैटेगरी या अपना नाम, पिताजी का नाम या अपनी डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी आपने गलत कर दिया है, तो फिर फीस भरने के बाद आपको परिवर्तन करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन CBSE अगर चाहेगी तो ये सुविधा दे सकती है, लेकिन उसमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर को बदलने की सुविधा नहीं होगी। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर भरें, 4 चॉइसेस मांगी जाएंगी, 4 एग्ज़ाम सेंटर आपको भरने होंगे वरीयता वाइज। तो जब भरें तो बहुत ही ध्यान से भरें, क्योंकि अगर सुधार करने की सुविधा मिली लेकिन उसमें आप परीक्षा केंद्र सुधार नहीं कर सकते। निर्दिष्ट अवधि के दौरान पोर्टल पर उपलब्ध कराई, जिसे CTT की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा। देखिए ये सुविधा थोड़े टाइम के लिए प्रोवाइड की जाएगी, कुछ वक्त के लिए, तो उसको CTT की वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन आएगा कि अगर आपके विवरण में कुछ सुधार करना है परीक्षा शहर को छोड़कर, तो आप इस समय के दौरान कर सकते हैं इतनी शुल्क के द्वारा। आवेदन में एक बार भरे गए किसी भी विवरण, किसी भी सुधार, जोड़, घटाने को स्वीकार न करने से उत्पन्न किसी परिणाम के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे इसके कारण कुछ भी हो। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि आप जब फॉर्म भरें तो बहुत इत्मीनान से भरें, बहुत आराम से भरें, अपनी सारी चीज़ों को सही से भरें, क्योंकि अगर विवरण में सुधार करने की सुविधा दे सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। ये CBSE के विवेक पर निर्भर करता है कि वो ये सुविधा देना चाहता है कि नहीं चाहता है। अगर देना चाहता है तो उसका अधिसूचना CTT की वेबसाइट पर मिलेगी, लेकिन उसमें परीक्षा केंद्र को बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं देता है, अगर वो ये सुविधा नहीं देता है विवरण में सुधार करने की, तो इसके लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा, यानी CBSE जिम्मेदार नहीं होगी, चाहे इसका कारण कुछ भी हो। तो ये प्रिविलेज होगा आपका, मैटर ऑफ राइट्स नहीं होगा कि हमने गलती कर दी, हमें विवरण में सुधार की आवश्यकता है और मुझे ये मिलनी चाहिए। ये CBSE की डिस्क्रिशनरी पावर पे है कि वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब फॉर्म भरें तो बहुत इत्मीनान से भरें, सारी चीज़ों को सही से भरें, क्योंकि गलती करने पे आपको मौका मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से भरें, इसलिए इस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे। एप्लीकेबिलिटी, प्रयोज्यता, देखिए हिंदी वर्ड कितना टफ है। प्रयोज्यता मतलब ये कहाँ पे एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल यानी CTT कहाँ पे मान्य है, किन विद्यालयों में CTT मान्य होता है, किन विद्यालयों में CTT पास व्यक्ति शिक्षक के तौर पे कार्य कर सकता है। एप्लीकेबिलिटी ये कहती है। CTT केंद्र सरकार के स्कूलों जैसे KVS, NVS, केंद्रीय तिब्बत स्कूल आदि, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय तिब्बत स्कूल, ये केंद्र सरकार के स्कूल हैं। ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित और वित्त पोषित स्कूल हैं। एकलव्य विद्यालय, बहुत से विद्यालय हैं जो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और संचालित हैं, वित्त पोषित और शासित कह सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड द्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्कूल पर। देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली में तो स्टेट की प्रदेश सरकार भी है और केंद्र की भी सरकार है। कुछ स्कूल उसके केंद्र प्रशासित हैं, यानी केंद्र सरकार उनका वित्त पोषण और शासन करती है, और कुछ स्कूल दिल्ली सरकार करती है। तो जो केंद्र शासित स्कूल हैं उनमें, और जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ क्योंकि उसमें केंद्र का शासन चलता है, उसका जो सर्वेसर वो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जो राष्ट्रपति के अधीन होता है। उसमें कोई चुनी हुई सरकार नहीं होती है, चुनाव नहीं होते, कोई चुनी हुई सरकार नहीं होती। दिल्ली में चुनाव होते हैं, लेकिन क्योंकि वो राजधानी है उसका प्रशासन अलग है,
वो जब हम सिविक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे दिल्ली का प्रशासन कैसे होता है, कि वहाँ पे एक चुनी हुई सरकार भी है और केंद्र शासित भी है, क्योंकि वो देश की राजधानी है। तो CTT केंद्र सरकार के स्कूलों, केंद्र शासित प्रदेशों में जो केंद्र के प्रशासित स्कूल हैं उसमें लागू होता है। CTT गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर भी लागू हो सकता है, जो CTT विचार करने का बिल्कुल। देखिए बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, मतलब वो एक देश में, एक शहर में, एक ज़िले में, एक प्रदेश में ना होकर पूरे देश में फैले हैं। जैसे आपका है दिल्ली पब्लिक स्कूल, एक श्रृंखला है ना, ये देश के बहुत से राज्यों में, बहुत से ज़िलों में है। तो ये क्या है, ये एक केंद्रीय स्कूल हो गया, निजी स्कूल है परंतु ये विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है। तो ये एक राज्य स्तर का स्कूल ना होकर केंद्रीय स्तर का स्कूल हो गया। तो वो विकल्प चुन सकता है कि वो CTT पास शिक्षकों को अपने स्कूल में भर्ती करेगा, या फिर जिस राज्य में उसके स्कूल स्थित हैं उस राज्य की TT की परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को भर्ती करेगा। वो विकल्प चुन सकते हैं कि वो CTT पास शिक्षकों को चाहते हैं या स्टेट के TT पास। राज्य सरकार ऑब्लिक स्थानीय निकायों के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा प्रबंधित स्कूल तथा सहायता प्राप्त स्कूल राज्य सरकार द्वारा आयोजित TT पर विचार करेंगे। हालांकि यदि कोई राज्य सरकार राज्य TT आयोजित न करने के निर्णय लेती है तो वो CTT पर विचार कर सकती है। राज्य सरकार स्थानीय निकायों को स्वामित्व, स्थानीय निकाय यानी नगर निगम, नगर पंचायत, और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट उनके द्वारा प्रबंधित स्कूल तथा सहायता प्राप्त स्कूल राज्य सरकार द्वारा आयोजित TT में। देखिए केंद्र के स्कूल केंद्रीय विद्यालय, नवोदय शिक्षा विद्यालय, उसी तरह हर राज्य में उनके प्रशासित स्कूल होते हैं। स्थानीय नगर निगम के भी स्कूल्स होते हैं, सहायता प्राप्त स्कूल, एडेड स्कूल इनको बोलते हैं, वो भी होते हैं। तो वो राज्य सरकार द्वारा आयोजित TT पे विचार करेंगे, यानी जिस राज्य में है अगर वो उस राज्य की सरकार TT कराती है तो उन TT पास अभ्यर्थियों को शिक्षक के तौर पर भर्ती करेंगे। लेकिन अगर कोई राज्य सरकार कहे कि हम TT आयोजित नहीं कराएंगे, हमारे पास संसाधन नहीं है या आर्थिक सक्षमता नहीं है कि हम TT आयोजित करा पाएँ, तो वो CTT को ही विचार कर सकती है, यानी CTT पास अभ्यर्थी को शिक्षक के तौर पर भर्ती कर सकती है। तो ये राज्य सरकार के ऊपर है, कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन ये राज्य सरकार के ऊपर है। CBSE संबद्धता उपनियमों के अनुसार CBSE से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना उस सीमा तक संशोधित गया है और यह अनिवार्य होगा कि CBSE से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाने के लिए 6 मार्च 2012 से नियुक्त शिक्षकों को इस उद्देश्य के लिए NCTE द्वारा तैयार दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त केंद्र राज्य सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना हो। देखिए ये कुछ नहीं है, बहुत छोटे है, इतना बड़ा लिखा है लेकिन ये बहुत छोटा है। ये कहता है कि CBSE से जो भी एफिलेटेड स्कूल हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार के हों या निजी क्षेत्र के हों, 6 मार्च 2012 से 6 मार्च 2012 के बाद जो भी वो शिक्षक नियुक्त करेगा, या तो राज्य सरकार की TT पास होना चाहिए या फिर केंद्र सरकार की TT पास होना चाहिए। बस ये इतना कहता है, ठीक है। प्रमाण पत्र की वैधता, प्रमाण पत्र की वैधता यहाँ इसलिए क्योंकि जब 2010 में TT की अधिसूचना आई तो उस समय प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन समय समय परिवर्तन करके अब इसकी वैधता आजीवन हो गई है। यानी आपने अगर एक बार CTT पास कर ली तो आप वैध हो गए, आप आजीवन शिक्षक के रूप में भर्ती होने के लिए योग्य हो गए। पहले ये योग्यता 3 वर्ष के लिए थी, यानी कि आपने TT पास की तो 3 वर्ष तक आप किसी भी शिक्षक भर्ती में भर्ती हो सकते थे और 3 वर्ष बाद आपको दोबारा योग्यता हासिल करनी होती थी। तो ये प्रमाण पत्र की वैधता अब तो ये आजीवन हो गई, तो इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। नियुक्ति के लिए CTT योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सभी श्रेणियों के लिए आजीवन होगी। CTT प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। CTT उत्तीर्ण करने वाला व्यक्ति अपने स्कोर में सुधार के लिए फिर से परीक्षा दे सकता है। देखिए इसकी वैधता सभी श्रेणियों के लिए, चाहे वो सामान्य श्रेणी हो
कि आरक्षित श्रेणियों आजीवन हो गई है, लेकिन इसमें बैठने के लिए आपकी कोई प्रतिबंध नहीं। आप हर साल दे सकते हैं, पास होने के बाद भी दे सकते हैं कि हम और अच्छे अंकों से पास हों। आप पास नहीं होते तब भी दे सकते हैं, तो इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप 1 बार 2 बार या 10 बार, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। आप दे सकते हैं जब तक आपकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। ये सीटीटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी कि सीटीटी का लाने का उद्देश्य क्या है, उसकी पात्रता क्या है, कुछ प्रमुख तिथियां क्या हैं, परीक्षा तिथि क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 क्या है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम जानेंगे पेपर 1 और पेपर 2 की रूपरेखा के बारे में और उनके पाठ्यक्रम के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ अगले पार्ट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।